कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 सेक्शन 1 ऑलमोस्ट हर लॉ का सेम ही होता है। मीन जो उसमें इंग्रेडिएंट होते हैं सेम होते हैं, शो टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंट। तो सीपीसी का जो फुल नेम है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909। ये जो पास हुआ था सीपीसी वो 21 मार्च 1908 को था और इन फोर्स ये 1 जनवरी 1909। और लास्टली इसकी एक्सटेंशन ये पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई होता है। मीन इट्स अ जनरल लॉ। सेक्शन 2 ऑफ डेफिनेशंस। जो डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट इसलिए हैं, एक तो उसमें से एमसीक्यू भी आते ही हैं, उसके अलावा डेफिनेशंस की अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो फर्दर ऑन जो सेक्शंस हैं और जो ऑर्डर्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी। सो फर्स्ट डेफिनेशन कोड इंक्लूड रूल्स। सीपीसी सम हो यूनिक है। मीन ऑन द अदर हैंड सीआरपीसी में देखें तो सिर्फ सेक्शंस हैं और स्केड्यूल्स हैं, जबकि सीपीसी में सेक्शन स्केड्यूल के साथ साथ रूल्स भी हैं। मीन देयर आर 51 ऑर्डर्स और हर ऑर्डर के फर्दर ऑन रूल्स भी हैं। वैसे जो सेक्शन 1 ये जो क्लॉज 1 लग रही सेक्शन 2 की कोड वैसे बिल्कुल सिंपल लग रही है, लेकिन लास्ट ईयर इस पे एमसीक्यूज बना था। मीन कोड इंक्लूड डैश या के 4 ऑप्शन थी। क्लॉज 2 डिक्री। अब 3 टर्मिनोलॉजीज हैं, डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर। इन तीनों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। हम तीनों को ये कंपेयर करते हैं। तो डिक्री क्या है? डिक्री एक फॉर्मल डिसीजन है ऑफ द कोर्ट जो कि कंक्लूसिवली राइट डिटर्मिन करती है पार्टीज़ का। उस हवाले से जो फैक्ट इन इशू यानी कि जो एक इशू होता है किसी केस में, जो किसी का क्लेम होता है, उस हवाले से जो है ना राइट डिटर्मिन करती है। ऑन द अदर हैंड अगर जजमेंट देखें तो जजमेंट क्लॉज 9 पे जजमेंट मीन द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। तो अगर हम जजमेंट और डिक्री को कंपेयर करें तो डिक्री क्या है? डिक्री सॉर्ट ऑफ 1 पेजर जिसके अंदर समरी लिखी होती है कि इस पर्सन का ये राइट है। मीन फॉर एग्जांपल एक सूट दायर होता है कोर्ट में, डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी का कि ये प्रॉपर्टी ए से बिलोंग करती है बी से बिलोंग करती है। केस ट्रायल चलता है, ट्रायल के बाद डिसीजन आता है और कोर्ट डिसाइड करती है कि ये प्रॉपर्टी जो है ए को बिलोंग करती है। मीन ए इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जो डिक्री होगी, डिक्री में समरी लिखी होगी कि ए इज़ द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, दैट रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी। जबकि जो जजमेंट होगी, जजमेंट में उसके ग्राउंड्स लिखे होंगे इन डिटेल। मीन जजमेंट शुरू होती है, उसमें प्लेंट अटैच होता है, फिर रिटन स्टेटमेंट होती है, उसके बाद पार्टीज़ ने जो जो एविडेंस दिए हैं वो होते हैं और वो सारी उसके बाद जो जो कोर्ट ने डिसीजन दिया होता है उसके ग्राउंड्स लिखे होते हैं। तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक थिक फाइल होती है जो कि जजमेंट होती है, और उसका जो 1 पेजर होता है जो उसकी समरी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ डिक्री है। अब क्वेश्चन ये है कि डिक्री और जजमेंट को अलग अलग देने का पर्पस क्या है? जनरली फॉर एग्जांपल आपने कहीं डिक्री आपने कहीं जाके उसका इंदराज करवाना है या ये कहीं जा पे दिखानी है कि ये जो है ना मेरे फेवर में डिसीजन हुआ है, तो ऑब्वियसली आप पूरी वो जो जजमेंट की फ़ाइल है वो तो लेके नहीं जा सकते, या अगर ले भी जाएंगे तो जो आगे लेमैन बैठा उसको नहीं समझ आएगी ना। तो डिक्री सॉर्ट ऑफ 1 पेजर होती है, डिक्री शीट होती है, उसमें सिर्फ समरी लिखी होती है कि ये जो राइट है ये इस पर्सन से बिलोंग करता है। डिक्री फाइनल भी हो सकती है और डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है। मीन फाइनल मीन कि केस का डिसीजन हो गया और उसमें कोई भी अब चीज़ बाकी नहीं है। प्रिलिमिनरी ऐसे हो सकती है कि कोर्ट इनिशियल स्टेजेस पे कुछ चीज़ डिसाइड कर दे लेकिन जो सूट है वो पूरी तरह डिस्पोज ऑफ ना हुआ हो। उसके बाद क्लॉज 3 डिक्री होल्डर। जिसकी फेवर में डिक्री होती है उसको डिक्री होल्डर कहते हैं।
और जिसकी अगेंस्ट डिक्री होती है उसको क्लॉज 10 में वर्ड है जजमेंट डेटर। जिसकी अगेंस्ट डिक्री होती है उसको जजमेंट डेटर कहते हैं और जिसकी फेवर में डिक्री होती है उसको डिक्री होल्डर कहते हैं। क्लॉज 4 डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मीन द लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। जो डिस्ट्रिक्ट है वो टेरिटोरियल लिमिट है, एरिया लिमिट है एक प्रिंसिपल सिविल कोर्ट की इन हिज ओरिजिनल जुरिडिक्शन। क्लॉज 5 फॉरेन कोर्ट। ऐसी कोर्ट जो कि पाकिस्तान की बाउंड्री से बाहर मौजूद हो और उस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का किसी किस्म का कोई कंट्रोल ना हो। फॉरेन जजमेंट, ऐसी जजमेंट जो कि किसी फॉरेन कोर्ट ने दी हो। क्लॉज 7 गवर्नमेंट प्लीडर। ऐसे ऑफिसर जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ताकि वो कोर्ट में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सके। इसकी एग्जांपल जैसे कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होते हैं और इसी तरह जो एडवोकेट जनरल है, ये दोनों की ड्यूटी क्या है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना। उसके बाद है क्लॉज 8 जज मीन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट। क्लॉज 11 लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा शख्स जो कि प्रेजेंट करता है किसी भी डिसीज पर्सन की स्टेट को। ये उसका बेटा भी हो सकता है, ये उसके लीगल एयर भी हो सकते हैं, या ये उसके लैंड होल्डर भी हो सकते हैं। क्लॉज 12 मीन प्रॉफिट। इसमें एस साइलेंट है, मीन प्रॉफिट पढ़ते हैं। ये ऐसा प्रॉफिट जो कि कोई शख्स किसी प्रॉपर्टी से लेता है जिसमें वो उसको रॉन्गफुली पोजेस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स ने किसी प्रॉपर्टी का कब्ज़ा किया है और वहाँ से वो रेंट रिसीव कर रहा है तो वो मीन्स प्रॉफिट है। इसी तरह अगर कोई टेनेंट किसी प्रॉपर्टी पे रह रहा है और वो वहाँ पे उसको रेंट नहीं दे रहा तो वो जो रेंट डिफ़ॉल्ट कर रहा है वो भी मीन प्रॉफिट है। क्लॉज 13 मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स। 14 क्लॉज 14 ऑर्डर। ऑर्डर मीन फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री। मीन ऑर्डर जो है वो ऐसा फॉर्मल डिसीजन है सिविल कोर्ट का जो कि डिक्री नहीं है। मीन ऑर्डर फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्ट ऑर्डर करती है कि किसी शख्स को अदालत में जो है ना पेश होने का ऑर्डर करती है तो वो ऑर्डर है, दैट्स नॉट अ डिक्री। क्लॉज 15 प्लीडर। कोई भी ऐसा शख्स जो कि एम्पावर्ड है, इंटाइटल्ड है कि वो कोर्ट में अपीयर हो सकता है या कोर्ट में प्लीड कर सकता है। एंड इंक्लूड एडवोकेट, वकील, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट। क्लॉज 16 प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब का जब वर्ड आएगा तो इसकी मीन ये जो प्रिस्क्राइब कोई चीज़ हुई है तो वो कहाँ पे हुई होगी, ऑर्डर्स के रूल में। क्लॉज 17 पब्लिक ऑफिसर। पीपीसी में इस सेम डेफिनेशन, उसके नेम डिफरेंट है पब्लिक सर्वेंट, जबकि आगे जो चीज़ है वो बिल्कुल सेम है। तो इसमें सब क्लॉज में शामिल है एवरी जज। सेकेंडली कोई भी शख्स जो कि सर्विसेज पाकिस्तान में यानी कि जो गवर्नमेंट की सर्विसेज में। तीसरा एवरी कमीशनड ऑफिसर इन मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स। सब क्लॉज डी एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस। मीन जो अदालती अहलकार जितने भी हैं, चाहे वो स्टेनो, अहलमद हो गया, रीडर हो गया, ये सारे के सारे जो हैं ये ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस में फॉल करते हैं और वो पब्लिक ऑफिसर हैं। सब क्लॉज दी ऐसा शख्स जिसके पास पावर है कि वो किसी पर्सन को कन्फाइन कर सकता है। सब क्लॉज एफ ऐसा पर्सन, ऐसा ऑफिसर जिसका काम ऑफेंस को रोकना है, ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देना है और ऑफेंडर को इंसाफ के कटहरे में लाना है, वो भी पब्लिक ऑफिसर है।
सब क्लॉज जी, ऐसा शख्स, ऐसा ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मैनेज करे या गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई किसी किस्म की असेसमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करे या गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट का पेक्यूनरी इंटरेस्ट को सिक्योर करे और उसको लुक आफ्टर करे। और लास्टली सब क्लॉज एच, ऐसा ऑफिसर जो कि गवर्नमेंट से गवर्नमेंट से एज अ फ़ी या एज अ कमीशन या एज अ पे जो है अमाउंट को हासिल कर रहा है। क्लॉज 19 शेयर इन कॉपरेशन। शेयर इन कॉपरेशन मीन शेयर, डिबेंचर स्टॉक, डिबेंचर बॉन्ड्स। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये प्योरली कंपनी लॉ की टर्मिनोलॉजी, इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और लास्टली क्लॉज 20 साइंड। साइंड इंक्लूड स्टैम्प्ड। सेक्शन 3 सब ऑर्डिनेशन ऑफ द कोर्ट्स। सेक्शन 3 में जो सिविल कोर्ट्स की हायरार्की है वो बताई गई है। तो सबसे पहले कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज़ सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट है वो सबसे टॉप हायरार्की में सबसे टॉप पे, और सेकंड पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, और उससे जो नीचे वो सिविल कोर्ट है। सिविल कोर्ट फर्स्ट क्लास, सिविल कोर्ट सेकंड क्लास, सिविल कोर्ट थर्ड क्लास, इस तरह जो है डाउनवर्ड हायरार्की है। सेक्शन 4 सेविंग्स। सेक्शन 4 में या सेक्शन 4 करने से पहले 3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो समझना ज़रूरी हैं: जनरल लॉ, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। जनरल लॉ ऐसा लॉ जो कि इन जनरल थ्रू आउट पाकिस्तान इन्फोर्स होता है। स्पेशल लॉ ऐसा लॉ जो कि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होता है। और लोकल लॉ ऐसा लॉ जो कि किसी मखसूस टेरिटरी या कोई स्पेसिफिक एरिया ऑफ द पाकिस्तान पे अप्लाई होता है। तो ये अक्सर हम सुनते आए हैं कि जब भी देयर इज़ अ क्लैश बिटवीन जनरल लॉ एंड स्पेशल लॉ और जनरल लॉ लोकल लॉ, हमेशा स्पेशल लॉ या लोकल लॉ प्रिवेल करता है, जो जनरल लॉ है वो ओवरराइड हो जाता है। तो इस सेक्शन में भी यही कहा गया है कि इस कोड में किसी भी स्पेशल लॉ या किसी भी लोकल लॉ जो कि फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स है, उस पर किसी किस्म की ये जो है कदगन नहीं लगाता, किसी तरह से उसको लिमिटाइज नहीं करता। सेक्शन 5 एप्लीकेशन ऑफ कोड टू रेवेन्यू कोर्ट्स। जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं वो सिविल कोर्ट के अंडर तो आती हैं, उसकी कैटेगरी में सिविल कैटेगरी में तो आती हैं, लेकिन वो अंडर सिविल प्रोसीजर कोड नहीं आती। तो लिहाजा जो सिविल प्रोसीजर कोड है इन जनरल वो रेवेन्यू कोर्ट्स पे अप्लाई नहीं करता, अनलेस कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्सप्रेसली किसी पार्ट ऑफ सीपीसी को कहे कि ये इस रेवेन्यू कोड पे अप्लाई होता है तो देन अप्लाई होगा। जैसे कि जो समन का प्रोसीजर है वो रेवेन्यू कोड में भी सिविल एज सेम एज सीपीसी है। सेक्शन 6 पेक्यूनरी जुरिडिक्शन। पेक्यूनरी जुरिडिक्शन मीन कोर्ट की वो जुरिडिक्शन कि जिस हवाले से वो उतने सब्जेक्ट मैटर का जो केस है वो सुन सकती हैं। उसके बाद जो सेक्शन 7 है दैट्स रिपील्ड, सेक्शन 8 दैट्स आल्सो रिपील्ड, सेक्शन 9 कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल केसेस सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। कोर्ट जो सिविल अंडर सीपीसी जो सिविल कोर्ट है वो हर केस सुन सकती है, हर तरह का सिविल केस सुन सकती है, अनलेस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। फॉर एग्जांपल जैसे फैमिली लॉ इट्स आल्सो सिविल, रेवेन्यू लॉ इट्स आल्सो सिविल, लेकिन वहाँ पे एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि ये जो है इसको फैमिली कोर्ट सुनेंगी, रेवेन्यू मैटर भी लिखा हुआ है कि रेवेन्यू कोर्ट सुनेंगी, तो वहाँ पे जो एक्सप्रेसली इसको बाहर किया गया। सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट। सेक्शन 10 के लिए एक और वर्ड यूज़ होता है सब रेस जुडिस। अब ये क्या कहता है सेक्शन 10? वो कहता है कि अगर किसी सब्जेक्ट मैटर पे किसी पार्टीज के दरमियान एक केस एक कोर्ट में पेंडिंग है तो उसी सब्जेक्ट मैटर पे उन्हीं पार्टीज के दरमियान वही सेम कॉज ऑफ एक्शन पे जो केस है अगर किसी और कोर्ट में कंकरेंटली वहाँ पे दायर हो जाता है तो क्या होगा कि जो बाद में सब्सिक्वेंटली जो सूट फाइल किया गया उसको
रोक दिया जाएगा, उसको स्टे कर दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी में डिस्प्यूट एक प्रॉपर्टी का, वो सिविल जज लाहौर के पास लगा हुआ है। अब उनमें से एक और पार्टी बी जाती है और बी जाके मुल्तान में जो है सेम सब्जेक्ट मैटर पे सेम प्रॉपर्टी पे केस कर देती है ए को पार्टी बना के। तो क्योंकि वो मेन सेम सब्जेक्ट मैटर पे केस ऑलरेडी एक कोर्ट में पेंडिंग है, सिविल कोर्ट में, लिहाजा उसको जो है जो बाद में सूट फाइल किया गया होगा उस पर स्टे लग जाएगा, उसकी कार्रवाई नहीं होगी, उसकी प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी एक कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन में वो केस चल रहा है। सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा क्या है कि अगर एक सब्जेक्ट मैटर पे सेम पार्ट के दरमियान अगर कोई केस एक कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है तो उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे सेम सब्जेक्ट मैटर पे सेम पार्ट के दरमियान किसी दूसरी कोर्ट में केस फाइल नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी में सूट फाइल हुआ, ए के फेवर में डिक्री आ गई, ए हो गया डिक्री होल्डर और बी हो गया जजमेंट डेटर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जजमेंट डेटर को बात पसंद नहीं आई और जो जजमेंट डेटर है उसके पास रेमेडी क्या है कि वो अंडर सेक्शन 96 अपील में चले जाए, लेकिन वो होशियार बनता है और जाके किसी और डिस्ट्रिक्ट में उसी सब्जेक्ट मैटर पे ए को पार्टी बना के सूट फाइल कर देता है। तो ऐसा जो है अंडर सेक्शन 11 अलाउड नहीं है। सेक्शन 12 बार टू फर्दर सूट। इसमें पहले सब सेक्शन में कहा गया है कि अगर एज़ पर CPC अगर किसी प्लेंटिफ को फर्दर सूट फाइल करने से रोक दिया गया है तो उस सूरत में वो फर्दर सूट फाइल नहीं कर सकता सेम कॉज ऑफ एक्शन पे। और सब सेक्शन 2 में कहते हैं कि अगर कोई पर्सन चैलेंज करता है किसी भी डिक्री को, जजमेंट को या ऑर्डर को कि वो थ्रू फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन या आउट ऑफ द जुरिडिक्शन लिया गया है ऑर्डर, डिक्री या जजमेंट, तो उस सूरत में उसके पास रेमेडी ये है कि वो अपील में नहीं जाएगा बल्कि उसी कोर्ट में, यानी कि जिस कोर्ट ने वो ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री दी है उसमें एप्लीकेशन देगा जिसमें वो अपने ग्राउंड्स बताएगा कि इसमें ये फ्रॉड हुआ है या ये इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है या इसमें जो है कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं थी। तो कोर्ट अगर उस मुनासिब समझेगी तो उसको सेट असाइड कर देगी, उसको अपील में जाने की ज़रूरत नहीं है। सेम जो कोर्ट है वहाँ पे वो ऐसा कर सकता है।